तो ये लगातार जो एंटी इनकम्बेंसी का ट्रेंड था, ये अचानक 3 महीने में क्या ऐसा हो गया, जून के बाद जो 3-4 महीने हो गए हैं और ये बढ़ा, उसमें ऐसा क्या हो गया जिससे कि भाजपा के पक्ष में अचानक ऐसी हवा बन गई जिससे वो जीत गई। और सभी लोग गए थे, सारे आप लोग तो मौके पे भी गए थे, सारे इलाकों में गए थे। हम लोगों को भी जो फील्ड मिल रहा था, मैं तो कह रहा था कि भाई 60 से कम सीट कांग्रेस को नहीं मिलेगी, हालांकि वो मेरा आकलन गलत साबित हुआ। नहीं नहीं, वो लेकिन जो ये अभी बातें, अभी जयशंकर जी, अभी प्रशांत जी ने बहुत सही कहा, जिस एजेंसी से हमने करवाया है, या आप भी चले जाइए, आज भी आज भी आपको 60 सीट दिखाई देगी। आज भी जनता जो वोट दे के आए हैं वो आज भी कहेंगे कि हम वोट दे के आए हैं। आज भी आप यही कहेंगे कि हाँ, हमने 60 सीटें आ रही हैं। हाँ वही मतलब हम एग्जिट पोल की बात नहीं कर रहे, हम अपने की बात कर रहे थे। हमने जो कहा था वो यही था कि 60 सीट से कम जीतेगी और आंकड़ा 70 तक भी जा सकता है। और प्रेम कुमार तो भविष्य वक्ता ही हो गए थे, तो ज्योतिषी ही हो गए थे, तो ये सारी बातें थी। लेकिन देखिए, धांधली करते हैं, चुनाव आयोग उनका है, ये सब कुछ है, लेकिन उसे लड़ेंगे कैसे आप? अब ये 70 के दशक का, 80 के दशक का, 90 के दशक का, 2010 के दशक का चुनाव नहीं रहा। अब ये 2020 के दशक का चुनाव है। 2014 से इसकी शुरुआत हुई है, तो संवैधानिक संस्थाओं को नियंत्रित करके कैसे उसको मैनेज किया जाए, कैसे किया जाए, तो उससे आप लड़ेंगे कैसे? हाय तौबा, हाय चुनाव आयोग करने से तो काम नहीं बनेगा। ये बात मैं इस मंच में भी बहुत बार कह चुका हूं मैं, कि कांग्रेस या विपक्ष की पार्टियां जो हैं, अपनी चुनाव रैलियों पर ज्यादा भरोसा करती हैं। बहुत बढ़िया, इतनी भीड़ थी, इतना लोग आए थे, इतना लोगों का कमेंट था, ये था। इलेक्शन मैनेजमेंट के बारे में कभी वो लोग गंभीर नहीं होते। और ईवीएम और चुनाव आयोग की बात तब आती है उनके दिमाग में जब वो चुनाव हार जाते हैं। चुनाव शुरू होने से पहले उनको ईवीएम की चिंता नहीं होती है, चुनाव हो रहे होते हैं उस समय उनको ईवीएम की चिंता नहीं होती है, चुनाव आयोग के बारे में कोई चिंता नहीं होती है। बार बार हम अपना उदाहरण जब आपको हमने बताया था कि किस तरह से बिजली गायब हो गई थी और बैलेट बॉक्स बदल दिए गए थे। अभी जो हम शुरू से ही कह रहे हैं कि देखिए, चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने के साथ मतदाता सूचियां जब तैयार होती हैं, कितने आपके वोटर गायब कर दिए जाते हैं, कितने अपने नए वोटर जुड़वा लेते हैं। जो चालाक होते हैं विपक्ष के लोग, वो लोग भी अपना काम कर लेते हैं, अपने लोगों को जुड़वाते हैं, फिर विरोध जो दूसरे तरफ के उनके लोगों को कटवाते हैं, हटवाते हैं। इस काम को हम क्यों नहीं कर पाते हैं? उसी के साथ जब मतदान होता है, तो अब जैसे 90% या 99% कौन चार्ज थी और कौन 70% चार्ज थी, ये बात है, जेन्युइन बात है। लेकिन हम जो बार बार कहते रहे कि भाई जब चुनाव होता है, तो जब फॉर्म 17 कुछ भरवाते हैं लोग, तो उस समय आप क्यों नहीं नोट करते हैं कि ये ईवीएम मशीन का नंबर ये है और इस ईवीएम मशीन में इतने वोट पोल दिखाए गए हैं। जब से सर्टिफिकेट बनता है तो उस पर आपको नोट करके रखना चाहिए। और आपका जो इलेक्शन एजेंट होता है, कॉन्स्टिट्यूंसी का जो भी होता है, उसको लेकर के जब काउंटिंग शुरू होती है तो काउंटिंग में उसको मिलाना चाहिए कि भाई ये वही ईवीएम मशीन है कि नहीं है। और अगर वो ईवीएम मशीन नहीं है तो उठ जाइए बाहर, कहिए भैया नमस्कार। लेकिन तब तक आप कुछ नहीं करते हैं, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं। लेकिन अब वो स्थितियां बन रही हैं, आपको उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। आपको अपना इलेक्शन मैनेजमेंट तो तैयार करना ही पड़ेगा। आपका इलेक्शन सेल इतना स्ट्रांग होना चाहिए जो इस काम को करे। तो एक बात है। दूसरी बात राजीव जी, देखिए, ये बात कहना ठीक है, फासिज्म है, उसके खिलाफ तो हम लोग लड़ ही रहे हैं, सब कुछ है, फासिस्ट हैं, इनके लोकतंत्र में भरोसा नहीं है। लेकिन जब तक लोकतंत्र है तब तक तो हमको उसी आधार से लड़ना ही पड़ेगा। लेकिन उसके लिए हम अगर कांग्रेस की कमियों को अगर हम नहीं रेखांकित करेंगे तो फिर बात अधूरी रह जाएगी। अब जैसे जम्मू कश्मीर में भी था, बहुमत की सरकार बन रही है अलायंस की, लेकिन कांग्रेस कितनी सीटें लड़ी थी, कितनी सीटें जीत करके लाई कांग्रेस ने एक कठुआ बलात्कार कांड के आरोपियों का समर्थन करने वाले लाल सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया, पार्टी में शामिल किया, उसको उम्मीदवार बनाया। उसके चलते अगल बगल की कितनी सीटें प्रभावित हुई। कभी नहीं सोचा कांग्रेस के आला कमान ने कि भाई लाल सिंह को हम क्यों पार्टी में ले रहे हैं, क्यों उसको उम्मीदवार बना रहे हैं, जो भाजपा में चला गया था, फिर भाजपा से कांग्रेस में आ गया। तो ये भी, इन बातों पर भी गौर करना होगा। अब रहा सवाल हरियाणा का। देखिए, जम्मू कश्मीर में तो जिस तरह का माहौल बदला,
मतलब ये मोदी और अमित शाह की सरकार का कश्मीर पॉलिसी की विफलता है। ये खारिज कर दिया जम्मू कश्मीर के लोगों ने। अब एक चीज देखने वाली बात ये होगी कि भाई अब ये भारतीय जनता पार्टी भी चूंकि चुनाव में वादा कर रही थी कि हम जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करेंगे। अब चूंकि उसकी सरकार नहीं बन रही है, किसी और पार्टी अलायंस की सरकार बन रही है, तो अब क्या वो राज्य का दर्जा बहाल करेगी कि नहीं करेगी, ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। मेरे ख्याल से तो नहीं करेगी। वो चाहेगा कि उपराज्यपाल के जरिए ही अपना प्रॉक्सी रूल जैसे दिल्ली में कर रहे हैं उसी तरह से वहां पर भी करे। तो एक वो बात है। हरियाणा की बात जो है, कांग्रेस जो है इस मामले में विफल रही कि एक तो उसने अपना कोई नेता प्रोजेक्ट नहीं किया, किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा जो है बनाना चाहिए था जो नहीं बनाया। नतीजा हुआ कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लोग अपना कि हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनेंगे, शैलजा रोज बयान देती रही कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगी, मेरा तो बड़ा अपमान हो रहा है, मैं कहाँ जाऊं, मैं तो कैसे कोई मुझे बुला नहीं रहा, मैं तो घर में बैठी हूं, इस तरह की बातें करती रही। और कांग्रेस का आला कमान दोनों में से किसी को स्नब नहीं कर सका। देखिए ये कहना कि भाजपा में नहीं हुआ, भाजपा में तो ज्यादा हुआ। अनिल विज लगातार कह रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, अब अगली मुलाकात हमारी सीएम हाउस में होगी जी। राव इंद्रजीत सिंह भी कह रहे थे बार बार कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, दक्षिण हरियाणा से हर बार बहुमत दिलाता हूं मैं और इस बार दावा मेरा है। लेकिन भाजपा के आलाकमान ने उनको स्नब किया और कहा कि नहीं, हम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और सरकार बनने पर वही मुख्यमंत्री बनेगी। ये काम कांग्रेस नहीं कर पाई। कांग्रेस अपने लोगों को रोक नहीं पाई। टिकटों का बंटवारे में भी बहुत सारी गड़बड़ियां तो हुई है। जैसे अम्बाला में अनिल विज के खिलाफ जो महिला जीत रही थी लगातार, जिससे पिछड़ रहे थे अनिल विज, वो एक इंडिपेंडेंट थी जो कांग्रेस की कैंडिडेट थी पहले, तो उसको टिकट नहीं देकर के किसी और को दिया, जिसकी मेरे ख्याल से जमानत भी शायद नहीं बची होगी। तो इस तरह का चीजें हुई। तीसरा यह कि बड़े सलीके के साथ भारतीय जनता पार्टी ने एक तो जाट डोमिनेंस वाला चुनाव बना दिया कि जाट डोमिनेंस के खिलाफ अदर देन जाट सबको हम यूनाइट करेंगे। और कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जो जो इश्यूज बनाए, या हम लोग भी जो इश्यूज पे बात कर रहे थे, चाहे वो जवान हो, किसान हो, पहलवान हो या नौजवान हो, उसमें कहीं ना कहीं जाटों की ही बात मुखरता से उभर करके आ रही कि सभी में जाट ही प्रभावित हो रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने सुनियोजित ढंग से नायब सिंह सैनी के ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाया। वो हरियाणा के ओबीसी जो ज्यादा से ज्यादा उनकी संख्या है, उनके दिमाग में आया कि भाई पहली बार जो है हमारा मुख्यमंत्री बना है और चुनाव जीत के आएगा तो हमारा यही मुख्यमंत्री बनेगा। ये भाजपा ने एक मैसेज दिया। देखिए ये चीजें मैं जब बार बार कहता हूं कि बिहार में भी चुनाव हुए थे विधानसभा के, उत्तर प्रदेश में भी हुए थे, दोनों में हारे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की समझ में बात आ गई थी। उन्होंने पीडीए बनाया था। उन्होंने जैसे बीजेपी को मौका नहीं दिया कि यादव डोमिनेंस, जहां यादव डोमिनेंस की बात आती है तो लोगों के दिमाग में होता है अच्छा वो पहले से जो वही लोग आ जाएंगे, वही सरकार चलाएंगे, उन्हीं के राज में होगा। यही बात हरियाणा के लेवल पे हुई कि वही हुड्डा जी आ जाएंगे। अच्छा, शैलजा के लोगों के बीच में, दलितों के बीच में मैसेज जा रहा था कि हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बन जाएंगे, वही जाट मुख्यमंत्री बन जाएंगे। जाटों के बीच में जा रहा था कि नहीं, वो सोनिया गांधी जी के बड़ी करीब है शैलजा, वो वही बोलेगी चुनाव जीते कोई हारे तो शैलजा मुख्यमंत्री बनेगी। तो एक कंफ्यूजन क्रिएशन जैसी स्थिति हो गई। तो ये सारी चीजें थी, इन पर कभी आप अगर नहीं ध्यान देंगे तो ठीक है, बाकी तो सब हम लोग बोलते ही रहते हैं, बोलते ही रहेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसका हमको इलेक्टोरल मैनेजमेंट का प्रोसेस ध्यान में रखना होगा कि चूंकि नए जमाने का चुनाव है, मान के चलिए कि पंच हमारे खिलाफ है, पंचायत हमारे खिलाफ है, सरपंच हमारे खिलाफ है, तो लेकिन उसी की रणनीति के हिसाब से हमको लड़ना होगा, उसके हिसाब से हमको काम करना होगा। बीजेपी के साथ एक चीज है, उसने इलेक्टोरल मैनेजमेंट को पूरा सीख लिया है। वो जब भी चुनाव हारते हैं या कमजोर हालत में होते हैं तो अगले चुनाव को उससे सबक लेके, हार के कारणों से सबक लेकर के अगले चुनाव जीतने की तैयारियों में जुट जाते हैं। कांग्रेस की हालत ये होती है कि जहां थोड़ी सफलता मिली, अतीत का अहंकार उस पर हावी हो जाता है और ओवर कॉन्फिडेंस से सराबोर। भाई ठीक है, 5 सीटें हम जीत के आए थे, हरियाणा में आप जीत के आए थे, आपके पास बहुत बढ़िया था, मौका था, आप उसको भुनाते, लेकिन वो आप आगे नहीं बढ़ पाए और बीजेपी ने उसमें खेल कर लिया। तो इन सारी चीजों को भी कभी न कभी हमको बैठ करके इस पर विचार, पर हमको नहीं, हम तो पत्रकार, हम तो एनालिसिस ही करेंगे। कांग्रेस के लोगों को, विपक्ष के लोगों को इस पर ध्यान देना होगा। भाई आप देखिए, अगर तकनीकी रूप से स्वांतः सुखाए वाली बात करिएगा तो कांग्रेस के लोग भी कह सकते हैं, जैसे भाजपा भी अक्सर कह देते हैं
जैसे बंगाल के चुनाव में हार गए तो कहा कि नहीं हमारी तो सीटें इतनी थी, बढ़ के इतनी हो गई। तो उस मामले में देखिए तो कांग्रेस को भी और बीजेपी को लगभग बराबर ही मत प्रतिशत मिला है। बीजेपी को अगर 40 सीट से 47 सीट मिली है तो उसी तरह से 30 सीट थी कांग्रेस के पास, तो इनको भी 7 सीट बढ़ करके इनको भी 37 सीट मिल गई है। तो बराबर बराबर है, दोनों का उसी ढंग से इजाफा हुआ है। लेकिन जो क्लीन स्वीप की लहर चल रही थी वो लहर मतदान केंद्र पे क्यों नहीं पहुंच पाई, मतगणना के हिसाब से क्यों नहीं वो मुखर हो पाई, ये विचार करने वाली बात है। इसमें कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की दोष होगा, उसके खिलाफ लड़िए, संघर्ष करिए, कुछ तो करिए, लेकिन खाली एक बयान दे दिया आज आपने, उसके बाद फिर सो जाइए तो काम नहीं बनेगा। अगर यही एक्सपेरिमेंट वो महाराष्ट्र में भी करेंगे, यही एक्सपेरिमेंट वो झारखंड में भी करेंगे, और अब तो उनका उत्साह थोड़ा सा बढ़ गया है। भाई कल तक तो कोई भाजपा का नेता मानने को तैयार नहीं हो रहा था कि हरियाणा में वो बराबर के लेवल पर भी आ सकेगा। सब यही कह रहे थे हाँ साहब बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है। हालांकि उसमें कुछ लोग जो है, जैसे नायब सिंह सैनी का जो बयान आया था कि हमने सारे इंतजाम कर लिए हैं, तो कुछ लोग थे जो कह रहे थे कि नहीं आप देखते रहिएगा, सरकार बीजेपी की ही बनेगी और सीटें 50 के आसपास ही मिलेंगी। ये बातें भी आ रही थी, कहीं ना कहीं से आ रही थी, तो उनका अरेंजमेंट तो पुख्ता था। लेकिन उस अरेंजमेंट से लड़ने की हमारी को जो इनकी रणनीति थी वो ढंग से बन नहीं पाई और न तो उस पर ढंग से अमल हो पाया। इसको अगर ध्यान देंगे, देखिए राहुल गांधी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी के इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके दिमाग में जो चीजें हैं वो या तो खुल करके आती नहीं है। कहीं ना कहीं एक संघी दिमाग है, कहीं ना कहीं एक मनुवादी दिमाग है, कहीं ना कहीं एक ब्राह्मणवादी दिमाग है। उनको सोशल जस्टिस और धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म जैसी बातें एक नारा दिखाई देती है कि ठीक है इससे अगर कुछ हासिल हो जाता है तो ले लो, नहीं तो हमारे लिए उसका कोई मतलब नहीं। तो जब तक ये सब चलेगा तब तक आप ये मैसेज नहीं दे पाएंगे। जब हरियाणा के ओबीसी को आप संबोधित नहीं कर सके, इसको मानना पड़ेगा कांग्रेस के आलाकमान को। और अगर भविष्य में जी जयशंकर जी, मैं एक कल्पना हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ, कल्पना कर रहा हूँ, ऊपर बैठा हुआ कोई जिसके हाथ में वो डोर है जो रिजल्ट को मैनिपुलेट कर रहा है, जो अपने हिसाब से रिजल्ट